सादर अभिवादन आप सभी को। आपका स्वागत है YouTube चैनल राम सर यूपी 52 के इस प्लेटफॉर्म पर। आइए हम लोग अपनी शैक्षिक यात्रा शुरू करते हैं। आप सभी लोग ऊर्जावान हैं और स्वयं ऊर्जा की मूर्ति हैं, तो सबसे पहले बजरंगबली जी की आराधना करते हैं, पवन सुत हनुमान जी की आराधना करते हैं, जहां से हमें बल बुद्धि विद्या मिले और हम लोग अपने अपने क्षेत्र में उन्नति करें। आइए आराधना करते हैं। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। हमारे बजरंगबली जी हमेशा प्रोजेक्ट पे काम करते रहे हैं। हमारा भी प्रोजेक्ट है, आपका भी प्रोजेक्ट है। अलग अलग विषय हैं, विषयों पे अध्ययन करना है और हमें ज्ञान प्राप्त करना है। तो इस ज्ञान की यात्रा में हनुमान जी का आशीर्वाद सहायक सिद्ध होता है। इसलिए सर्वप्रथम हम लोग हनुमान जी की आराधना करेंगे और फिर हम लोग अपनी शैक्षिक यात्रा शुरू करेंगे, निरंतर आगे बढ़ेंगे। इसी भावना के साथ पुनः आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, राम सर यूपी 52। और आज क्लास 11th के फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ, हर एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो वो अपना परिचय देता है। आज फिजिक्स आपके सामने है और ये फिजिक्स अपना परिचय देना चाहता है। किसको? कक्षा 11 के विद्यार्थियों को, क्लास 11th के स्टूडेंट्स को। तो क्लास 11th के स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड में हैं और सीबीएसई बोर्ड में हैं या यूपी बोर्ड में हैं, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक के अंदर जो सिलेबस है क्लास 11th का फिजिक्स का, उसमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन फिजिक्स क्लासेस। क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर वाइज हम लोग समरी देने जा रहे हैं आज प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, जिसमें 1 by 1 एवरी चैप्टर्स विल बी एक्सप्लेन्ड बाय मी। मोड ऑफ लैंग्वेज हम लोगों का इंग्लिश रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। इसके पीछे लॉजिक मैं अपनी दे रहा हूं आपको, शायद आप एग्री करेंगे, और वो है, आप कमेंट में भी लिखिएगा लैंग्वेज क्या रहनी चाहिए, कैसी रहनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि बुक जो है वो इंग्लिश में है, जो नोट्स हम बना रहे हैं वो इंग्लिश में है। जब बुक भी इंग्लिश में है और हमारे नोट्स भी इंग्लिश में है, तो अगर जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन और एक्सप्लेनिंग लैंग्वेज होना चाहिए, अगर वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स नहीं रहेगा तो 100% कंप्लीट जो एनर्जी है, जो नॉलेज है, वो ट्रांसफर नहीं होगी। तो इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपकी सरलता के लिए उसको मैंने इंग्लिश में रखा है और साथ साथ में हिंदी में उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो रिटेन जो भी वर्क होगा वो इंग्लिश में होगा और जो एक्सप्लेनिंग लैंग्वेज रहेगा वो हम लोगों का हिंदी रहेगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी और 100% ट्रांसफर होगा। जो नॉलेज मैं देना चाहता हूं वो नॉलेज आप तक पहुंचेगा। तो फिर से हम लोग उससे जुड़ते हैं। जो चैप्टर वाइज हम लोग समरी देने जा रहे हैं इस प्रेजेंटेशन में, क्लास 11th के फिजिक्स की 1 by 1 एक एक चैप्टर। तो आइए हम उस स्लाइड पे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1, फिजिकल वर्ल्ड। और कोरोना के टाइम में, कोरोना काल में, जो कोरोना पेंडेमिक के दौरान कुछ सिलेबस 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था, उसमें ये वाला चैप्टर रिड्यूस किया गया है, ये चैप्टर नहीं है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिर रखा क्यों गया है, क्यों मैं आपको बताने जा रहा हूं? इसलिए कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। पूरा समराइजेशन है एंटायर फिजिक्स का, पूरे फिजिक्स की समरी है ये। इसमें आप देखेंगे फिजिकल वर्ल्ड में
कि फिजिक्स स्टडीज लॉज ऑफ नेचर एंड द यूनिवर्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना एंड रिलेटेड थिंग्स इन एंटायर यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी कोई प्राकृतिक चीज है, वो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं और उन इंसिडेंट को, उन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने का काम हमारा फिजिक्स करता है। जैसे चिड़िया उड़ती है, बर्ड फ्लाइज। अब इस कंडीशन में चिड़िया उड़ती है तो क्यों उड़ती है, कैसे उड़ती है, क्या लॉजिक लगा है? और आपको बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फिजिक्स का यही आर्ट है कि चिड़िया को उड़ते हुए देख करके आज हम लोग इस काबिल हैं कि हवाई जहाज उड़ रहा है। आप उड़ रहे हैं, हम उड़ रहे हैं, हम सब उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं कि नहीं? चिड़िया को, बर्ड को देख करके। नेचुरल फिनोमेना में जैसे आपने मून को देखा, आपने सन को देखा। मून एंड सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज नेचुरल लाइट। यही तो है। प्राकृतिक रूप से हमको प्रकाश कहां से मिला? मैक्सिमम सन से और कुछ मून से। लेकिन मैं ज्यादा कंटिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि स्लाइड बाय स्लाइड हम लोगों को आगे भी बढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा जिसमें आप इस पे ध्यान देंगे क्योंकि आपकी समझ में आ सकता है, आपके आसपास की चीजें हैं। जैसे मून और सन हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन उसकी डिमेरिट थी कि सनलाइट जो होती थी डे ऑफ होते ही, दिन के छिपते ही वो उजाला समाप्त हो जाता था। और मून की लाइट ऐसी नहीं थी कि उसमें हम वर्क कर सकें, कोई प्रोडक्शन कर सकें। कोई भी, जो भी हम इंडस्ट्री बेस्ड हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उनके पूरे प्रॉपर ऑपरेशन के लिए जो प्रॉपर लाइट चाहिए वो मून देने में कैपेबल नहीं था। और सन था तो उसका एक टाइम पीरियड था। तो इन दोनों चीजों को देख करके हमारे साइंटिस्ट ने, जो फिजिसिस्ट थे, उन लोगों ने क्या बनाया? बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, LED बल्ब एंड गोइंग ऑन। और ये सीरीज आगे बढ़ रही है। देखिए हमेशा अपडेशन हो रहा है। तो बेसिकली फिर से मैं लौटता हूं फिजिक्स के डिफिनीशन पर कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमेना, नेचर एंड देयर इंसिडेंसेस इन होल यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड कंडीशन में जो पहली लाइन एक्सप्लेन करते हैं, फिजिक्स स्टडी लॉज ऑफ नेचर एंड द यूनिवर्स। इसी के कंटिन्यू पार्ट में आप देखेंगे डिवाइड इनटू क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ये दो पार्ट में डिवाइड है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें एक चीज और हम लोगों को ऐड करनी चाहिए, और आपने कभी ध्यान भी दिया होगा इस पे। फिजिक्स के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? द फादर ऑफ फिजिक्स इज सर आइजक न्यूटन। न्यूटन साहब को फिजिक्स का फादर कहा जाता है। फिर मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? जी हाँ, मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर हैं वो हैं सर अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने फिजिक्स में कुछ चेंजेस किए, उसको हम लोगों ने मॉडर्न फेज में पढ़ा। तो हमारा पूरा फिजिक्स जो है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्दर और सारे पार्ट्स हैं, कई सारे सेगमेंटेज हैं और कई सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में बेस्ड है। फिर इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, द अदर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स आर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, नॉट साइंस। Mechanics is the branch of physics in which we study about motion and rest condition of the body. कोई बॉडी मोशन में है तो क्यों है, और कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्यों है, कौन कौन से फोर्सेज उस पे एक्ट कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं, इसकी डिटेल स्टडी करके जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं दैट ब्रांच इज नोन एज मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स। The next one is thermodynamics. Here the thermodynamics, first term is thermo and the second one is dynamics. This is basically the summation of thermo plus dynamics. Thermo means, what do you mean by thermo? Thermo means heat. And what do you mean by dynamics? Dynamics means motion. It means the complete sense of thermodynamics means motion due to heat. Motion due to
हीट के देने के कारण से अगर कहीं पर भी मोशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ड्यू टू हीट। हीट के कारण से होने वाले मोशन को हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। फॉर एग्जाम्पल में क्या आप देखेंगे? आप देखेंगे कार, बाइक, बसेस, ट्रेन। मैक्सिमम में जब आप उसका ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है, थर्मल हीट जनरेट हो रही है, और उसी के कारण से ड्यू टू हीट मोशन। थर्मोडायनेमिक्स मींस मोशन ड्यू टू हीट। तो इस ब्रांच में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, बड़ी कॉमन ब्रांच है फिजिक्स की। और नेक्स्ट ब्रांच, बहुत सारे ब्रांचेस के बारे में डिटेल किया हुआ है। ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिक्स? देखिए, आप 11th के स्टूडेंट हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा। 10th में एक चैप्टर है लाइट। लाइट को ही हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। लाइट को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू द लाइट and those instruments who are working in light are known as optical instruments. Yes, optical instruments are those instruments which works on light. प्रकाश पे जो काम करते हैं। एग्जाम्पल, कौन से काम करते हैं? थोड़ा सा आपका भी पार्टिसिपेशन चाहिए, थोड़ा सा सोचते रहिए। सब चीजें आपके आसपास की हैं। नेचुरल सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट है आई। आई इज द नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच वर्क्स ऑन लाइट। जैसे कान जो है वो साउंड को सेंस करता है, उसी तरीके से आपकी जो आईज हैं वो किसको सेंस करती हैं? लाइट को। तो लाइट पे वर्क करती हैं, यानी हमारी आंख तभी काम करती है जब आसपास में क्या हो? लाइट हो। अगर लाइट नहीं होगी, अंधेरा होगा, डार्क होगा, तो हमारी आंख काम नहीं करेगी। लेकिन इसमें भी लॉजिक है, ये अदर एनिमल्स के लिए डिफर भी है। जब आप डिटेल स्टडी करेंगे तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो रात में देखते हैं, अंधेरे में उनको दिखाई देता है, तो उनका जो कंस्ट्रक्शन है आई का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं, तो उसमें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हमारा नेचुरल कौन हो गया? आई। और साथ साथ में अदर जो हमने इन्वेंट किया आर्टिफिशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसका क्या है? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। मैंने चश्मा पहन रखा है, इसमें लेंस यूज किया है। लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस है? आपने तो पढ़ा है 10th में। लेंस और मिरर में एक बड़े मजे की बात है, मिरर जो होता है उससे हम अपने को देखते हैं और लेंस से हम दूसरों को देखते हैं। कहीं पर भी लेंस यूज हुआ है, दूसरों को देखेंगे, और मिरर जो होता है उससे खुद को देखते हैं। बताइए कितनी कमाल की बात है फिजिक्स में। मिरर और लेंस दोनों के हेल्प से हम क्या कर लेंगे? दूसरों को भी देख लेंगे, खुद को भी देख लेंगे। तो देखते रहिए, लगातार देखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्टिक्स की कंडीशन हो गई, लाइट से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। लाइट का मतलब प्रकाश। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फिजिक्स में क्या होता है? एक होती है चीज इलेक्ट्रिसिटी और एक चीज होती है मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक सबस्टांसेस। इनमें क्या डिफरेंसेस है? इलेक्ट्रिसिटी में जब कोई कंडक्टर में करंट फ्लो करती है, 10th में चैप्टर पढ़े होंगे आप, 10th में फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी समझते ही है ना? अरे भाई, जैसे अदर सिटीज होती है ना, गोरखपुर सिटी, इलाहाबाद सिटी, बनारस सिटी, जयपुर सिटी, उसी तरह से क्लास 10th के फिजिक्स में एक सिटी है, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो पढ़ा तो है ही आपने। इलेक्ट्रिसिटी से जब आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वही बात मैं बताने जा रहा हूं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या कहते हैं? व्हेन अ करंट पासिंग कंडक्टर बिहेव लाइक एज अ मैग्नेट। व्हेन करंट पासिंग इनटू अ कंडक्टर, देन कंडक्टर बिहेव लाइक एज ए मैग्नेट। किसी भी वायर में
अगर करंट फ्लो करती है तो करंट के फ्लो होने के कारण उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है और वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। दैट टाइप ऑफ मैग्नेट्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट and these are also known as temporary magnet because the total magnetic property depends on electricity। जैसे ही आपने स्विच ऑफ कर दिया, पावर बंद किया, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है, हट जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो उसी चीज से हमको ये पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मींस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिसिटी देंगे और उससे मैग्नेट बनेगा। एक अनदर मैग्नेट होता है, उसको भी आप जानते हैं, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जो होता है उसकी क्वालिटी, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो परमानेंटली रहती है उसके अंदर, वो डिपेंड नहीं करता है, और ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। रोल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, जैसा मैंने शुरू में ही बताया आपको कि मून को और सन को देख करके हमने बल्ब बना लिए, बर्ड को फ्लाई करते हुए देखा तो हमने एरोप्लेन बना लिए। तो बेसिकली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर ऑब्जर्वेशन। सारी चीजें किस पे? हमारी ऑब्जर्वेशन पे है। और ऑब्जर्वेशन के बाद क्या करते हैं हम लोग? एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद जो चीज दिखेगी उसमें कुछ हम लोग प्रैक्टिकल एक्टिविटी को ऐड करते हैं, और जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी को ऐड करते हैं दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट्स। और ये एक्सपेरिमेंट जब सेटिस्फाई हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो जाता है, ग्लोबली एक्सेप्टेड हो जाता है, तो ये लॉ बन जाता है, थ्योरी बन जाता है, जिसको हमारी बुक में हम लोग पढ़ते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने ऐसे ही किया। तो फिर इस पे आते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया होगा? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के जस्ट बाद आपने क्या किए होंगे? एक्सपेरिमेंट। और उन एक्सपेरिमेंट से बेस करके जब वो यूनिवर्सली और ग्लोबली एक्सेप्टेड, वेरीफाइड हो जाते हैं तो बन जाते हैं लॉ, थियरी, प्रिंसिपल्स। उसको हम लोग पढ़ते हैं और इन चीजों को कभी भी प्रैक्टिकली हम लोग अचीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं कहीं पर भी। अगर एक बार वो थियरी बन गया, प्रिंसिपल बन गया, लॉ बन गया, तो कहीं पर भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं आसानी से। तो ये आपका एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। एंड द लास्ट टॉपिक इज, लास्ट पॉइंट इज एप्लीकेशंस इन टेक्नोलॉजी एंड डेली लाइफ। हमारा चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड है, हमारी लाइफ भी फिजिकल लाइफ है, हमारी लाइफ भी तो फिजिकल लाइफ है, सारी चीजें फिजिकल ही है। इस फिजिकल वर्ल्ड में क्या समझाना चाह रहे हैं? एप्लीकेशंस। ये क्या होता है एप्लीकेशंस? एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेज। किसी भी चीज के मेरिट और डिमेरिट के बेस पे जब उसको हम कहीं पर अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज एप्लीकेशन। कोई चीज आपके पास है, उसको कहां अप्लाई करेंगे? जैसे आप ज्योमेट्री के सारे टूल्स होते हैं ना, कहां पर कंपास यूज करेंगे, कहां प्रोटेक्टर यूज करेंगे, जैसी जरूरत होती है, जैसी नीड होती है, आप यूज करते हैं। उसी यूजेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस इन टेक्नोलॉजी, इस फिजिक्स का क्या टेक्नोलॉजी में कहीं यूज है कि नहीं, इसको जानना है। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको पॉज करके जरूर बताना चाहूंगा कि हाँ, टेक्नोलॉजी में हमारे फिजिक्स का क्या यूज है, फिजिक्स के पढ़ने के फायदे क्या हैं, हम क्यों पढ़ेंगे, इन चैप्टर्स के बारे में जानने से हमको क्या फायदा होगा, और हमारी लाइफ जो है वो फिजिक्स पे डिपेंड है कि नहीं है, हमारी जो फिजिकल लाइफ है वो फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करती है कि नहीं, ये जानना है। एंड डेली लाइफ, जो हमारा दैनिक जीवन है, उस दैनिक जीवन पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं सीधे आपको कंटिन्यू इसी पे कनेक्ट करना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी पे चले, पहले हम पैदल चलते थे, फिर साइकिल आई। साइकिल किसने दी? फिजिक्स ने। फिर अच्छा लगा कुछ दिन, फिर लेकिन चलाना पड़ता था तो ताकत लगती थी, फिर थक जाते थे, तो हमने कहा साइकिल में अगर मोटर जोड़ दें तो अच्छा हो जाएगा, चलाना नहीं पड़ेगा। तो साइकिल कन्वर्ट किसमें हो गई? मोटरसाइकिल में। फिर मोटरसाइकिल से आ गई कार। कार क्यों आई? कार क्यों आई? टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत पड़ी? कार इसलिए आई कि बाइक में गए तो धूप लगती थी, सर्दियों का समय है तो ठंड लगती थी, और अगर बारिश हो गई तो भीग जाते थे। तो हमने सोचा कुछ ऐसा करें
अपनी छत खुद लेके चलते रहें, ठंड से भी बच जाएं, धूप से भी बच जाएं, बारिश से भी बच जाएं। फिर आप जैसे किसी ने सोचा और उस टेक्नोलॉजी का यूज किया, फिजिक्स की टेक्नोलॉजी का, और बन गई कार, बन गई ट्रेन, बन गई एरोप्लेन। ट्रांसपोर्टेशन में इतनी सारी चीजें हुई हैं। तो आज के लेक्चर में मैं इतने पे ही रखना चाहूंगा आपको, क्योंकि आपको भी सोचना है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है कि फिजिक्स हमारे और दैनिक जीवन में कहां कहां हेल्प कर रहा है और हमारी लाइफ कितनी कनेक्ट है फिजिक्स से, हमें किन किन डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है सुबह उठते से लेकर शाम के सोने तक। तो इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, ये कंटिन्यू रहेगा वीडियो। तब तक के लिए मैं एक बीच में आपका एक स्टॉप ले रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप और बेहतर सोचें, तब हम लोग फिर चलेंगे सेकेंड चैप्टर पे। लेकिन सेकेंड चैप्टर के पहले आगे मैं इधर आपको एक्सप्लेन करूंगा बाय 1 to all सारे चैप्टर्स को, उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी चैप्टर 1 के लास्ट वाले टॉपिक पे फिर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, एप्लीकेशन इन टेक्नोलॉजी एंड डेली लाइफ। ये अभी रह गया, आपके जिम्मे है, एक बार खुद सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।